Good evening, everybody. A very, very warm welcome to Amazon Academy. सर आपके कमेंट दिख रहे हैं, आप नहीं, अब तो दिख रहा ना यार। गुड इवनिंग नियति, नमन, एरन, हाय ओम, हाय आशुतोष, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई जोर शोर से चल रही है या अभी भी सोशल मीडिया या टाइम पास, मस्ती, क्रिकेट? हाय विष्णु, जीते रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब ऑनलाइन का ज़माना है यार, ग्लासेस पहननी पड़ती है क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो आंखों को बचाने के लिए। काफ़ी टाइम तक नहीं पहना मैंने, तो आंखों में थोड़ी जलन होने लगी थी, क्योंकि लाइट भी अच्छी खासी होती है यहाँ पे और लगातार लैपटॉप पे देखना पड़ता है इसलिए। हर्षित, सारा कॉपी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो गया मतलब? हाय सृष्टि, हाय एसके, कैसे हो अनिरुद्ध? हाँ, आई प्रोटेक्शन रखना पड़ता है यार। अच्छा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है क्या? सुबह लेक्चर में थोड़ी लो आ रही थी तो मैंने थोड़ा उसको बढ़ाया था, अभी आवाज़ ठीक आ रही है क्या? हाय दीपांशु, हाय एले। चलो बढ़िया है, अगर अच्छी आ रही तो ठीक अच्छे। बंगाली हो क्या तुम, या सिर्फ ठीक अच्छे वर्ड आता है तुम्हें मूवीज़ में देखकर तो बोल दिया ठीक अच्छे? हाय साक्षी, सयान हियर, हाय सयान। आज कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं, बढ़िया 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 बढ़िया। सृष्टि बंगाली है, एच जी बंगाली नहीं है। जोर से चल रही है पढ़ाई विष्णु की, बहुत बढ़िया विष्णु, कीप इट अप। हाय शुभम। चलो टाइम हो चला है अपनी क्लास को स्टार्ट करने का। वेरी वेरी वार्म वेलकम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो बच्चे नए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नितेश जाखड़, आई एम बीटेक फ्रॉम आई टी दिल्ली एंड जे 2003 में माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 1161। लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ। क्या क्लास को टाइम पे ज्वाइन करो और कंप्लीट लेक्चर देखो, तभी फ़ायदा हो पाएगा। अगर कोई क्लास मिस होती है तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। प्रीवियस क्लास के टॉपिक रिवाइज करके आओ, जैसे आज डेफिनेट पढ़ेंगे तो इनडेफिनेट का कुछ ना कुछ काम आएगा ही आएगा। बी पोलाइट विद योर पीयर्स एंड टीचर्स ऑन चैट, डू नॉट यूज अनसिविलाइज लैंग्वेज, डू नॉट स्पैम इन द क्लास, डू नॉट स्पैम। माई डाउट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो आपको विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि और टीचर्स भी राइट नाउ अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो आपके अलग से कुछ डाउट हो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्रोम या फायरफॉक्स में चलाओगे तो क्लास स्मूथली चलेगी, एंड्रॉयड वर्जन 6 या अबव है तो क्लास स्मूथली चलेगी। इंटरनेट स्पीड कम से कम 5 एमबीपीएस होनी चाहिए, तभी आपकी क्लास स्मूथली चल पाएगी। ओके। हाय लक्ष्य, शुभम, अंश, धीरज, सभी का स्वागत है अमेजॉन एकेडमी पे। और आज अपन कवर करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन उससे पहले हमें कल वाली डीपीपी यानी कि इनडेफिनेट पे जो डीपीपी दी थी वो डिस्कस करनी है। फटाफट से बताओ क्या डाउट है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाली डीपीपी में। हाय रणवीर, हाय डीएस। डीपी में कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछ लो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। एसएच को कोई डाउट नहीं है। हाय सृष्टि। डीके को 5 नंबर क्वेश्चन में डाउट है। 5 से पहले कोई? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 तो वही वाला है, एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने वाला। एक्स की पावर 4 को कॉमन निकाल लो, कटाक से हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स की पावर 4 प्लस 1 रेज टू दी पावर 3/4, 3/4। एक्स की पावर 4 बाहर निकाल लो तो क्या बन के बाहर निकलेगा? एक्स की पावर 3 बन के बाहर निकलेगा। तो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 यानी कि बाहर बन जाएगा एक्स की पावर 5, अंदर आएगा एक्स की पावर -4 प्लस 1 रेज टू दी पावर 3/4। अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो एक्स की पावर -5 डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर -4 रेज टू दी पावर 3/4। देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो 1 प्लस एक्स की पावर -4 पूरे को आप टी मत मानना, टी की पावर 4 मान लेना, थोड़ा और ईजी हो जाएगा। क्लियर? और कोई डाउट, और कोई डाउट, और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 वाला और कोई डाउट? डीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सृष्टि से सारा हो गया है। तनिष, डन 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 डन। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है, बढ़े आगे? क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नो डाउट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। प्रीवियस क्लास में एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था जिसमें साइन एक्स और कॉस एक्स को tan x/2 में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करना था। हो गया है या बताना है जल्दी से? आंसर आएगा ln
tan x/2 प्लस 1 प्लस सी। हो गया हो तो यस लिखना फटाफट, अगर बताना हो तो पूछना। हो गया? और बाकी बच्चों से हो गया हो गया हो गया? सिंपल था जो बता था, बता दो सर एक बार। चलो देख लो भाई। तो इसको लिखा अपन ने 1/1 प्लस साइन एक्स को लिखा मैंने 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2 और cos x को लिखा मैंने 1 माइनस tan² x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2। डिनोमिनेटर में ये चीज एलसीएम में आएगी और एलसीएम में जाने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो ऊपर आ गया 1 प्लस tan² x/2 और नीचे क्या क्या आएगा, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1 प्लस tan² x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan² x/2। तो tan² x/2 की दुकान खत्म हो गई। ऊपर बन गया sec² x/2 और नीचे बन गया 1 प्लस 2 tan x/2। यही बच रहा ना? नहीं, 2 प्लस 2 tan x/2। तो 1/2 और बाहर निकाल देते हैं और tan x/2 को अपन t पुट कर देते हैं तो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। किस किस ने पूछा था? ये AA ने पूछा था, MS ने पूछा था, HK ने पूछा था। क्लियर हो गया होगा क्योंकि सिंपल था, ये tan x/2 में कन्वर्ट करना था बस। समझाना तू। बोलो 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 बोलो, बढ़े आगे। यस यस यस, चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सारा खेल जो है वो प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व होगा, जो कि आज अपन देखेंगे, और कुछ 3-4 चीजें और रिलेटेड हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो जेईई में पूछी जाती हैं। करें स्टार्ट। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए क्योंकि कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूं, ये सारी आपको ध्यान होंगी, इसलिए इनको फटाफट से कवर कर लेते हैं कि ए से बी तक अगर इंटीग्रेट किया जाता है किसी फंक्शन को तो वो बेसिकली एरिया बताता है। लेकिन एरिया अगर ऊपर लाई कर रहा हो तो डेफिनेट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, नीचे लाई कर रहा हो तो डेफिनेट की वैल्यू नेगेटिव आती है। यानी कि अगर कल को अपन ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर वाला एरिया तो प्लस के साथ आएगा, नीचे वाला माइनस के साथ आएगा। कहने का मतलब ये कि कल को इस फंक्शन को मैं ए से बी तक इंटीग्रेट करूं तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। इतना सही बताना चाह रहा हूं मैं फिलहाल। और दूसरी बात ये भी है कि कल को अगर आप सपोज ऐसा फंक्शन दिया हुआ है ऐसा, और इसको अगर यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है तो फिर इंटीग्रेट करे बिना अपन ये वाला एरिया निकाल लें, ये वाला एरिया निकाल लें और ये वाला एरिया निकाल लें और इंटीग्रेशन की वैल्यू, सपोज ये A1 है, एरिया निकाला अपन ने, A1 आया, ये A2 आया और ये A3 आया, तो इंटीग्रल की वैल्यू -A1 प्लस A2 माइनस A3 आ जाएगी। चैट को 1 सेकेंड के लिए ऑन कर रहा हूं, फटाफट से बता देना ये वाला पार्ट क्लियर है ना, कि कल को हम डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट करके इंटीग्रल की वैल्यू निकालना चाहें तो ध्यान रखना है कि जो एरिया नीचे बन रहा है उसको माइनस के साथ लेना पड़ेगा। समझ गए? चलो आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, चैट इज ऑफ। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि चाहे fx dx को इंटीग्रेट करके लिमिट a से b डालो, चाहे आप ft dt को इंटीग्रेट करके लिमिट a से b डालो, बात तो सेम ही है ना अल्टीमेटली, तो फर्क सारा a और b से पड़ने वाला है। दूसरी बात, अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर दोगे, a से b से a से b थी उसको अगर b से a कर दोगे तो बाहर एक माइनस साइन लग जाएगा, ये तो आपको पता होगा। a से b तक इंटीग्रेट करना हो, a से b तक इंटीग्रेट करना हो तो आप इसको a से c तक इंटीग्रेट, फिर c से a तक इंटीग्रेट भी कर सकते हो, या कितना भी तोड़ना हो a से c1 तक, फिर c1 से c2 तक, फिर c2 से c3 तक, लेकिन लास्ट में वापस c3 से b तक हो जाना चाहिए, यानी अल्टीमेटली a से b तक इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। इफ यू नीड टू ब्रेक द इंटीग्रल, ब्रेक करने की जरूरत कब पड़ेगी सोचो। मान लो ऐसा आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से लेकर 4 तक, तो हमें पता है कि 1 से 4 जब x की वैल्यू वेरी करेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, कभी 1 आएगी, कभी 2 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी 4 आएगी। यानी इस तरह के इंटीग्रल को हमें 3-4 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। क्लियर? अगली बात, a से b तक का इंटीग्रेशन अगर 0 आ जाए और फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो पक्की बात है कि जितना एरिया ऊपर बन रहा होगा उतना ही एरिया नीचे बन रहा होगा, तभी तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आई है। और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं क्रॉस जरूर करेगा, क्रॉस करते ही उसका एक रूट आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। इफ इंटीग्रल a to b इज 0
then the equation fx is equal to 0 has at least one root lying in a comma b provided f is a continuous function in a comma b। इस पार्ट में, इतने पार्ट में कोई दिक्कत हो तो फटाफट लिखना, नहीं तो यस लिखो, आगे बढ़ते हैं। सिंपल, बिल्कुल बेसिक वाली प्रॉपर्टीज हैं ये। क्लियर है ये वाली? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। कर दो जरा फटाफट से। अच्छा, ये तो जो मैंने बताया था वही पूछ लिया आपसे, लेकिन हाँ थोड़ा फर्क है। अब की बार अंडर रूट टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। ये क्लास चलेगी बेटा 8:30 बजे तक। लास्ट वाला चलो अभी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नोट कर लो भैया। लास्ट वाला अभी बता देता हूँ। लास्ट वाला था कि इंटीग्रल ए से बी तक अगर इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए से बी तक इंटीग्रेट करने पर जितना एरिया ऊपर बन रहा था एक्स एक्सिस के उतना ही एरिया नीचे बन रहा होगा, तभी तो ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया और नीचे वाला नेगेटिव एरिया कैंसिल आउट होकर वैल्यू 0 आ रही है। तो इंटीग्रल की वैल्यू अगर 0 आ रही है और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली वो एक्स एक्सिस को क्रॉस किया होगा, तभी कुछ एरिया ऊपर आ रहा है, कुछ एरिया नीचे आ रहा है। एक्स एक्सिस को जैसे ही क्रॉस करेगा यानी एफ एक्स की वैल्यू वहां पर 0 हो जाएगी, यानी एफ एक्स इक्वल टू 0 का ए और बी के बीच में कम से कम एक सॉल्यूशन तो पक्का ही आ जाएगा। समझ गए क्या? किसने पूछा था ये? ऐसे ने पूछा था, और किसने पूछा था? और पूछा था ये CH ने पूछा था। क्लियर हो गया क्या बच्चों? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? लास्ट वाला बच्चों ने तो जवाब देना भी शुरू कर दिया है। एक ने बोला है 18, एक ने बोला है 6। क्या करते हो यार? उत्कर्ष का भी 13। क्या करते हो ऐसे यार? ऐसे मजा नहीं आता यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। ना 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 ना, सिंपल सिंपल सवाल मत गलत करो। जवाब तुम्हारा भी गड़बड़ा है यार। PR का सही है, HG का सही है, PP का सही है, सात्विक का भी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ बच्चों का सही आया है, बाकी बच्चों का गलत आ रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखना। काम की बात क्या है? चैट को माफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना और समझना। अगर ये सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर t होता तो अपन इंटीग्रल को कहां कहां तोड़ते? इंटीग्रल वैल्यूज पे तोड़ते ना। 0 से 1 में तोड़ते, फिर 1 से 2 में तोड़ते, फिर 2 से 3 में तोड़ते। क्यों? क्योंकि जब जब अंदर वाली चीज जब जब इंटीजर बनेगी तब तब ये फंक्शन टूटेगा। तो अब की बार अंदर अंडर रूट टी है, ये इंटीजर कब कब बनेगा? ये इंटीजर बनेगा t इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 4 पे और 9 पे। तो अगर आपको इंटीग्रल को तोड़ना ही है तो आप इसको 0 से 1 में तोड़ो, फिर 1 से सीधा 4 तक तोड़ो, और फिर 4 से सीधा 9 तक तोड़ो। सोचो क्यों? x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है, x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तो अंडर रूट x की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो अंडर रूट x का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां तो आएगा 0, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? इस वाले को एक्सप्लेन करता हूं। देखो, x की वैल्यू अगर 4 से 9 के बीच में है तो अंडर रूट x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहेगी। तो अंडर रूट x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहां 1 dx, यहां पर 2 dx और यहां पर 0 dx। इतने को करना है इंटीग्रेट। काय को करते हो इंटीग्रेट यार? काय को करते हो? एरिया निकालो ना सीधा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ तो बड़ा सिंपल सा बनता है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। x या t जब 0 से 1 के बीच में रहेगा तो अंदर वाली चीज 0 बनी रहेगी, यानी कि ग्राफ 0 पे लाई करेगा। ठीक है? t की वैल्यू जब 1 से 4 के बीच में रहेगी तो अंडर रूट t 1 से 2 के बीच में रहेगा। तो अंडर रूट t का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आ जाएगा। 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर है तो उसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक 1 आएगी वैल्यू, यानी ये ग्राफ बनेगा। ये लाइन आएगी नहीं, लेकिन ये लाइन क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे एरिया निकालना होगा। और फिर 4 से लेकर 9 तक ग्राफ की वैल्यू 2 बनी रहेगी। 0 से लेकर 9 तक इंटीग्रेट करना है, यानी कि मुझे एरिया निकालना है। कौन सा वाला? ये सारा एरिया निकालना है। कितना आसान है, एरिया से निकाल लो ना सीधा। देखो, इसको तोड़ा यहां पर तो ये वाला एरिया कितना आ रहा है? ये लेंथ कितनी हुई? ये लेंथ 1 से लेकर 4 तक 3, और हाइट कितनी है? हाइट है 1 प्लस ये वाली लेंथ कितनी हुई? देखो 1 2 3 4 5 5, और हाइट कितनी है? 2,
आंसर आ गया 13। बिना इंटीग्रेट किए इसका आंसर निकाला जा सकता था यूजिंग द एरिया। एरिया के लिए ग्राफ बनाना जरूरी था। और दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप इसको 0 से 1 तक ब्रेक करोगे तो 0 dx आएगा, फिर 1 से लेकर 4 तक ब्रेक करोगे तो 1 dx आएगा, और 4 से लेकर 9 तक ब्रेक करोगे तो 2 dx आएगा। इंटीग्रेट करके भी आंसर निकाला जा सकता है। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। चैट इज ऑन, कोई दिक्कत हो तो बता देना जल्दी से, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एटीन पता नहीं कैसे बहुत सारे बच्चों ने निकाला है, 18 तो गड़बड़ है आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? हाँ उत्कर्ष तुम्हारा सही था यार, वो बीच में मैंने कुछ गलत पढ़ लिया होगा। चलो चैट को मैं दोबारा ऑफ कर रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर लिमिट्स -a से a तक हो तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी अगर fx हुआ ऑड फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे मान लो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना, अगर इसको -a से लेकर a तक इंटीग्रेट करना है तो जितना एरिया नीचे आ रहा है उतना ही एरिया ऊपर आएगा, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इंटीग्रल -a से लेकर a तक fx dx, इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a आ जाएगी अगर fx हुआ इवन फंक्शन। बड़ा आसान है, ये भी समझना। देखो ये एक इवन फंक्शन है, सपोज दिस इज -a एंड दिस इज +a, तो -a से a तक इंटीग्रेट करना है तो एक तो ये वाला एरिया और दूसरा ये वाला एरिया, तो दिख रहा है ना दोनों एरिया सेम है। तो अपन -a से a तक इंटीग्रेट करने के बजाय सिर्फ इतना एरिया निकाल लेते हैं और उसका डबल कर देते हैं। समझ में आया क्या? ये वाली प्रॉपर्टी आसान है बिल्कुल समझनी। समझ में आई क्या? ऐसा कब काम में आएगा? जब लिमिट्स -a से a की जैसी हो। -a से a की जैसी हो तो फटाफट से चेक कर लेना कि फंक्शन इवन या ऑड तो नहीं है। अगर इवन या ऑड है तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। यार मैं इस तरह की बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा, इसके वेटेज कितना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो ध्यान से, और जो समझा रहा हूं उसको समझो ध्यान से। लास्ट के 5 मिनट में इस तरह के सारे सवाल पूछ लेना, क्लास के बीच में मत पूछो इस तरह का। समझ में आ रही बात? चलो आगे करो फटाफट से ये क्वेश्चन। -π/2 से π/2 sin x अपॉन 1 + cos x dx। नहीं बेटा, इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि f के अंदर -x भी डाल दोगे तो भी वो वापिस fx के जैसा ही आएगा। जैसे fx = x², तो f ऑफ -x अगर निकालोगे तो वो -x का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो वापिस x² यानी वो वापिस fx के जैसा ही आ रहा है। ऐसे में फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। 0 0 0, बहुत ही आसान सवाल है ये। देखो ये फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन क्या है? sin x अपॉन 1 + cos x, 1 + cos x। तो f ऑफ -x अगर निकालूंगा तो sin ऑफ -x नीचे 1 + cos ऑफ -x, sin ऑफ -x माइनस sin x होता है, लेकिन cos x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो ये माइनस ऑफ fx के बराबर आ रहा है, यानी कि फंक्शन ऑड है। फंक्शन अगर ऑड है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी। बहुत सिंपल है। अरे हाफ एंगल की जरूरत ही नहीं है, हाफ एंगल की कतई जरूरत नहीं है यार। लिमिट्स देखो -π/2 से π/2 है, तो जब -a से a टाइप की लिमिट हो तो चेक करो कहीं फंक्शन इवन या ऑड तो नहीं है। समझ गए? एक काम की बात बता दूं आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत रेयरली आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉपर्टीज 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 से मैक्सिमम काम चलेगा, खासकर जेई मेंस में। तो चले आगे। चलो अगली प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मैं चैट बंद करके समझाने जा रहा हूं कि a से b तक अगर fx को इंटीग्रेट करना है, दिस विल बी सेम एज a से b तक f ऑफ a + b - x dx। प्रूव करना बड़ा आसान है। इस वाले इंटीग्रल में लेट x = a + b - t, तो dx की वैल्यू तो -dt हो गई। इंटीग्रल x की वैल्यू जब a है तो x को a पुट करो तो t कितना आ रहा है? b आ रहा है। x की वैल्यू जब b है तो यहां पर x की वैल्यू b पुट करो तो t कितना आ रहा है? a। और dx की वैल्यू माइनस ऑफ dt है, यानी माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर बन गया f ऑफ a + b - t dt। माइनस को खा जाऊं और लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो बात एक ही है, इंटीग्रल a से b हो जाएगा f ऑफ a + b - t dt।
और अंदर चाहे ए हो चाहे अंदर एक्स हो, बात एक ही है, यानी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स बन जाएगा। अब दिखने में तो ये बड़ी आसान सी, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी लगती है और ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉपर्टी क्या काम में आ जाएगी, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स डाल दिया, ये तो ऐसा लग रहा है कि काम बढ़ जाएगा। और लेट मी टेल यू, दिस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। किंग का मतलब समझते हो, सबसे ज्यादा औकात है इसकी, ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए फॉर एनी क्वेश्चन आई मीन एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, ऑलवेज फर्स्ट थिंक ऑफ किंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी ही लगा के देखनी है कि क्या बन रहा है, क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, यूजुअली ऐड द टू इंटीग्रल, ऐसा करने पर सिंप्लीफाई होगा। जो आपको इंटीग्रेशन दे रखा होगा उसी इंटीग्रल को आप ये प्रॉपर्टी लगाकर कुछ अलग बनाओगे, फिर उन दोनों को ऐड करके देखोगे, हो सकता है कि चीजें कुछ सिंप्लीफाई होती हुई दिख जाएं। एक और काम की बात, आपने किंग प्रॉपर्टी लगाई, कुछ सिंप्लीफाई हुआ, एक नया इंटीग्रल बन गया। पहले वाला इंटीग्रल कुछ गंदा था, सिंप्लीफाई होकर एक नया इंटीग्रल बन गया। फिर से ऑलवेज थिंक अबाउट किंग प्रॉपर्टी। हर कदम पर जब भी आपके सामने नया डेफिनेट इंटीग्रल बन के आए, ऑलवेज थिंक अबाउट किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्या है कि जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां ए प्लस बी माइनस एक्स डाल दो, बाकी सारा कुछ सेम बना रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन में आपको इसी प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचना है, समझा ना तू। चैट मैंने ऑन कर दी है, ये प्रॉपर्टी अगर क्लियर हो गई हो तो फटाफट से यस लिख दो, आगे बढ़ते हैं। चलो अगेन, चलो जिन बच्चों को अगेन का डाउट आ रहा है कि सर एक बार और समझा दो, एक बार बताना। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। करो जरा ये वाला क्वेश्चन, जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन को 1 प्लस साइन एक्स को टी मान के क्यों करना है बेटा, क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है? जब बिना इंटीग्रेट किए आंसर निकल रहा है कि आंसर 0 आएगा। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही थी एक्चुअल में, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स डल रहा था। जिन जिन बच्चों को किंग प्रॉपर्टी थोड़ी कम समझ में आई है, ये वाला क्वेश्चन मैं पूरी डिटेल में करके समझाऊंगा, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। पाई बाय 4, शुभम का पाई बाय 4, उत्कर्ष का पाई बाय 4। पाई बाय 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, सुनना और समझना। देखो किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए से बी तक एफ एक्स है, तो ए से बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये दोनों सेम आएंगे। तो जहां जहां मेरे पास x आ रहा है वहां वहां मैं a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर देता हूं, यानी कि जहां जहां x आ रहा है वहां वहां मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स डाल देता हूं। इंटीग्रल की वैल्यू सेम बनी रहेगी। इंटीग्रल क्या था? इंटीग्रल था 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स डालने जा रहा हूं। देन I इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10, और x की जगह डाल रहा हूं मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स। 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉट x होता है। तो कॉट x अगर होता है तो ये जुगाड़ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट, ये बन जाएगा कॉट x। अब यहां पर 10x बन गया, यहां पर cot x बन गया, कुछ तो खटका है। क्या खटका है वो देखो ध्यान से। dx अपॉन 1 प्लस cot x को मैंने 1 अपॉन 10x लिख दिया, यानी कि वो 1 अपॉन रूट 10x आ जाएगा। अब यहां पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं, देन I इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। एलसीएम लेऊंगा तो रूट 10x तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 प्लस रूट 10x ही आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन और ये वाली है फर्स्ट इक्वेशन। देखना ध्यान से, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इसको देखो, इसको और इसको देखो।
दोनों इंटीग्रल्स में डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस रूट टेन एक्स, 1 प्लस रूट टेन एक्स। तो मैं i और i दोनों को ऐड कर दूं तो बन गया 2i। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। क्योंकि दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट सेम है तो दोनों को एक ही इंटीग्रेशन के अंदर लिख दूंगा मैं। दोनों 0 से पाई बाई 2 तो इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो दोनों को एक ही इंटीग्रेशन के अंदर लिख दूंगा। और लिखने से फायदा क्या होगा, एलसीएम दोनों का 1 प्लस रूट टेन एक्स ही आने वाला है। और ऊपर इसका जो 1 है वो 1 और इसका जो रूट टेन एक्स है वो रूट टेन एक्स ऐड होकर सिर्फ 1 बन गया। यानी कि सिर्फ ये dx बन गया 0 से पाई बाई 2। उसका इंटीग्रेशन x, लिमिट डालूंगा तो पाई बाई 2। लेकिन ध्यान रहे मेरे बच्चों, ध्यान रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये 2i की वैल्यू आई है पाई बाई 2, यानी i की वैल्यू आई पाई बाई 4। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर ये मेथड तो मुझे बहुत लंबा लग रहा है, मैं तो इसको इंटीग्रेट ही कर लेता हूं। ना 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 ना, पहली बार में शुरू में ये मेथड आपको लंबा लगेगा, लेकिन जब आप इस प्रॉपर्टी के आदी हो जाओगे कि यार यहां तो राजा का राज चलता है, किंग प्रॉपर्टी का राज चलता है, तब ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा काम की प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट हर क्वेश्चन में आपको यही प्रॉपर्टी सबसे पहले लगा के देखनी है। ये प्रॉपर्टी कैसे काम में आएगी आपको आइडिया लग जाएगा कि देखो डिनोमिनेटर सेम बन पा रहा है क्या, डिनोमिनेटर सेम बन पाएगा तभी तो दोनों इंटीग्रल ऐड हो पाएंगे। तो किंग प्रॉपर्टी तभी काम में आती है, अक्सर तभी काम में आती है जब दोनों इंटीग्रल ऐड होने से कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो रही हों। समझाना तू। क्लियर हुआ क्या? चैट को मैं ऑन कर रहा हूं। जिनको किंग प्रॉपर्टी में दिक्कत थी उनको ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताना। वन मोर क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लियर है ना? क्लियर है, बहुत बढ़िया, गॉट इट। शिव भी गॉट इट। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कैन वी यूज इनडेफिनेट? अरे यार क्लियर नहीं हुआ डबल ए को, तो चलो एक ये वाला क्वेश्चन और कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इनडेफिनेट यूज कर तो सकते हो पर मत करो। देखो डेफिनेट में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जिनको आप इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे, और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर आएंगे जेई में जिनको आप इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन से उसकी लिमिट निकल नहीं रही है, उसकी वैल्यू तो प्रॉपर्टी से निकल रही है। तो जिसने पेपर बनाया है वो चेक करना चाह रहा है कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्लियर है कि नहीं है। अगर उसको आपका इंटीग्रेशन चेक करना होता तो आपसे इंडेफिनेट पूछ लेता। डेफिनेट में उसको आपकी प्रॉपर्टीज की नॉलेज चेक करनी है, इसलिए वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन ही बनाएगा बनाने वाला। डेफिनेट की वेटेज इनडेफिनेट से कहीं ज़्यादा है, मेंस में भी और एडवांस में तो बहुत ही ज़्यादा है। इनडेफिनेट के क्वेश्चन रेयरली देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनडेफिनेट का इंटीग्रेशन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चा डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकता है, इसलिए इनडेफिनेट कम आता है, डेफिनेट बहुत ज़्यादा आता है। चिराग ने आंसर निकाल दिया है, आर्य ने भी आंसर निकाल दिया है, हाफ इज़ द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है किंग प्रॉपर्टी में वो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी ध्यान से देखना। हर्षित गुप्ता का भी हाफ आ गया है, 1/2। डीके का भी सही आया, शशांक का भी सही आया, 1/2। आसान सा क्वेश्चन है, चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या कहा मैंने? जब भी कोई क्वेश्चन सामने आए आपको किंग प्रॉपर्टी ही लगा के देखनी है, यानी कि जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 2 + 3 - x यानी कि 5 - x डाल के देखना है। और मैंने आपको बताया था कि किंग प्रॉपर्टी लगाते टाइम देखना कि डिनोमिनेटर सेम बन रहा है क्या, ताकि दोनों इंटीग्रल ऐड हो सकें। तो डिनोमिनेटर में जहां जहां x आ रहा है वहां अगर मैं 5 - x डालूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा जोर आने वाला है, क्योंकि x² भी करना पड़ेगा, x भी करना पड़ेगा। तो अगर जोर आने वाला है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको देखकर कोई दिल में ख्याल आ रहा है कि यार 2 से 3 ऊपर है x² dx, नीचे वाले को मैं ब्रेक कर रहा हूं x² + x² - 10x + 25। क्यों ब्रेक किया मैंने? क्योंकि ये मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा था और ये मुझे 5 का डबल दिख रहा था। ऐसा करने से क्या बना? इंटीग्रल बन गया, इंटीग्रल 2 से 3। ऊपर तो है x² dx, नीचे ये वाला x² तो पड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये x² - 10x + 25 पूरा बन गया x - 5 का होल स्क्वायर। अब देखो x की जगह 5 - x डालकर तो ये वाला 5 - x हो जाएगा, ये वाला वापिस x बन जाएगा, नीचे वाली चीज ओवरऑल वापिस सेम ही बनी रहेगी। कैसे? देखो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 3, किंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूं
तो ऊपर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स की जगह 5 माइनस एक्स डाल दिया मैंने, और यहां भी एक्स की जगह 5 माइनस एक्स डाल दिया। लेकिन यहां पर जैसे ही एक्स की जगह 5 माइनस एक्स डालूंगा ये वापस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपको देखने में कंफ्यूजन हो तो आप जानते होंगे कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक ही तो बात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो एक तो इंटीग्रल की ये वाली वैल्यू और एक इंटीग्रल की ये वाली वैल्यू, दोनों को अगर मैं कर दूं ऐड तो i प्लस आई यानी कि 2i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 3, एलसीएम वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऊपर ये वाला एक्स स्क्वायर और ऊपर ये वाला एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, दोनों ऐड होकर 1 बन गई। तो कहानी वापिस, यानी सिर्फ इंटीग्रल dx बन गया 2 से लेकर 3 तक, इसकी वैल्यू तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ जाएगी। ध्यान रहे ये 2i की वैल्यू है तो i की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब बता देना किंग प्रॉपर्टी अब कुछ कुछ क्लियर हो रही है क्या, जिनको किंग प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही थी अब बताना जल्दी से। फुल क्लियर, फुल क्लियर। अगेन एसके तुम्हें भी दिक्कत आ रही है यार इस प्रॉपर्टी में? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये करो। एसके तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट से जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फुल्ली क्लियर, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, इसके जैसे क्वेश्चन 2-3 बार जेईई मेंस में आ चुका है। एसके अब की बार तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। एग्जैक्टली मेंस का नहीं, मेंस में थोड़ा सा कुछ वैल्यूज अलग थी लेकिन बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत सारे डी का आंसर गड़बड़ आ गया है, बाकी सबका सही आया है 2। एसके वेयर आर यू? एसके तुम्हें प्रॉपर्टी अब समझ में आ रही है क्या? बाकी बच्चों को तो आ गई है समझ में। चलो फटाफट से कर लेते हैं। ये बन जाएगा इंटीग्रल 1 to 5, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां मुझे 5 प्लस 1 माइनस एक्स यानी कि 6 माइनस एक्स डालना है। तो ऊपर जो अंडर रूट एक्स था वो अंडर रूट 6 माइनस एक्स बन जाएगा, और नीचे ये जो 6 माइनस एक्स है ये अंडर रूट एक्स बन जाएगा। डाल दो ना यहाँ पे 6 माइनस एक्स था ना, एक्स की जगह डाल दिया मैंने 6 माइनस एक्स, तो ये 6 माइनस 6 प्लस एक्स यानी कि वापिस एक्स ही तो बन रहा है, और जो एक्स था वो 6 माइनस एक्स बन जाएगा। एसके तुम्हारे लिए मैं इतना डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं, सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना? अब कर दो दोनों को ऐड, तो 2y विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 5, डिनोमिनेटर तो सेम है, रूट एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स, यहां से रूट एक्स ऐड हुआ और यहां से रूट 6 माइनस एक्स ऐड हुआ, ये तो वापिस इंटीग्रल dx ही बन गया। कहां से? 1 से 5, तो वैल्यू सीधी 5 माइनस 1 यानी 4 आ जाएगी। ये 2i की वैल्यू 4 आई तो i की वैल्यू 2 आ जाएगी। बिल्कुल, मैंने क्या कहा आपको, हर जगह यूज कर सकते हैं ना, अरे हर जगह यूज करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है, आपको हमेशा किंग प्रॉपर्टी, सबसे पहले दिमाग में किंग प्रॉपर्टी का ख्याल ही लेके आना है। इंटीग्रेट करने के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि मैं कैसे इंटीग्रेट करूं इसको मेरे भाइयों। हाँ, मैक्सिमम टाइम यही यूज होती है, बिल्कुल यही यूज होती है। इंटीग्रेट करने के बारे में सोचो ही मत जब आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डू नॉट इवन थिंक अबाउट इंटीग्रेटिंग, ऑलवेज थिंक अबाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज का बादशाह कौन है? किंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले वो वाली प्रॉपर्टी लगानी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जो इतना बड़ा सारा लिखा हुआ है ना, इसको भूल जाना, इसको भूल जाना। ये सब किताबी बातें, मैं तुम्हें समझाने की बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। अगर लिमिट में इंटीग्रल 0 से 2a तक हो, अगर लिमिट जो है वो 0 से 2a टाइप की हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी लगाओगे। सबसे पहले आप किंग प्रॉपर्टी लगाओगे। अब अगर आपने किंग प्रॉपर्टी लगाई तो दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला सिनेरियो तो ये कि जो एफ ऑफ, यानी आपने जब किंग प्रॉपर्टी लगाई तो वो वापिस एफ एक्स ही बन गया, या फिर आपने किंग प्रॉपर्टी लगाई तो वो माइनस का एफ एक्स बन गया। ये दो चांसेस, कभी कभी ऐसा हो सकता है। लगानी तो किंग प्रॉपर्टी है, किंग प्रॉपर्टी लगाई तो एक्स की जगह 2a माइनस एक्स किया आपने। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2a माइनस एक्स डाल भी दिया मैंने, फिर भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, फंक्शन मुझे वापिस ही दिख रहा है। अगर फंक्शन वापिस वैसा ही दिख रहा हो तो
फंक्शन अगर वापस किंग प्रॉपर्टी लगाने पर फंक्शन वापस वैसा ही दिख रहा हो तो इंटीग्रल को लिख देना आप, जो 0 से 2a है ना उसको लिख देना ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू a fx dx। ये प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर आपने किंग प्रॉपर्टी लगाई और fx की जगह माइनस fx वापस क्रिएट हो गया, तो ये तो आपको समझ में आता है ना कि fx का इंटीग्रेशन और माइनस fx का इंटीग्रेशन अगर दोनों सेम आ रहे हैं यानी कि वैल्यू 0 आ रही है, तो ऐसा होने पर अगर ये सिनेरियो बनता है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 से 2a इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नहीं आया समझ में, मुझे पता ही नहीं आया समझ में, इसलिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुन लेना, इसके बाद मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपके पास लिमिट में 0 से 2a टाइप की लिमिट हो तो लगानी तो सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी ही है, यानी कि जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 2a माइनस एक्स लगाना है। अब तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे वहां पे क्या हो रहा था कि 2a माइनस एक्स लगाने पर कुछ काम की चीज हो रही थी, डिनोमिनेटर सेम बन रहा था, न्यूमरेटर चेंज हो रहा था, अपन दोनों को ऐड कर रहे थे, वो थी किंग प्रॉपर्टी की खास बात। लेकिन अगर आपने किंग प्रॉपर्टी लगाई और उस इंटीग्रल में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, वो तो वापिस एफ एक्स के जैसा ही बन गया। जैसे मान लो इंटीग्रल 0 से पाई साइन एक्स डीएक्स, आपने x की जगह पाई माइनस एक्स डाला तो साइन पाई माइनस एक्स तो वापिस साइन एक्स ही बनता है ना। तो सर किंग प्रॉपर्टी लगाने से तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अगर किंग प्रॉपर्टी लगाने से कुछ चेंज नहीं हुआ है तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, आप इसको ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू a fx dx लिख देना। 0 से 2a था ना, नीचे वाली लिमिट 0 है, ऊपर वाली कोई भी नंबर है, जो भी नंबर है उसमें से 2 बाहर निकालकर उस लिमिट को कर देना आधा। कभी कभी हो सकता है कि किंग प्रॉपर्टी लगाने पर fx की जगह माइनस ऑफ fx बन गया, किंग प्रॉपर्टी लगाने पर माइनस ऑफ fx बन गया 0 से 2a। ऐसा अगर बन गया तो किंग प्रॉपर्टी लगा के इसको और इसको ऐड करो, ऐड करते ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इससे बेहतर या इससे एक बार और मैं समझा नहीं सकता हूं, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था। फिर भी अगर नहीं समझ में आया, स्टिल वी हैव सम क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। बोलो फटाफट से, चैट इज ऑन। आगे बढ़ूं क्या? आ गया आ गया आ गया। तो लेट मी टेल यू, दिस इज क्वीन ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। इफ आफ्टर यूजिंग किंग प्रॉपर्टी द इंटीग्रल रिमेन सेम, देन थिंक अबाउट क्वीन प्रॉपर्टी। दूसरा, किंग से ऊपर, मतलब सॉरी किंग से ऊपर नहीं, किंग से नीचे नेक्स्ट नंबर किसका आता है? क्वीन का। तो किंग प्रॉपर्टी आपने लगाई, इंटीग्रल सेम बन गया वापिस, तो लगा देना क्वीन प्रॉपर्टी। लेकिन क्वीन प्रॉपर्टी लगेगी जब लोअर लिमिट 0 हो। चलो करो ये वाला क्वेश्चन। चेस में क्वीन बड़ी कहां होती है यार? चेस में राजा ही तो बड़ा होता है, राजा मरने के बाद ही तो गेम हारते हो। चलो चलो करो करो करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, जल्दी से क्वेश्चन करो, देखते हैं क्या आंसर निकलता है फटाफट से। चैट को ऑफ ही करना पड़ेगा, तुम लोग चैट में इतने खो जाते हो कि तुम्हें क्वेश्चन सेकेंडरी लगने लगता है। चैट को मैं ऑन कर देता हूं, अगर किसी बच्चे का आंसर निकला हो तो लिख सकते हैं। जल्दीबाजी मत करना, कोई कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सही करना। ये लो जी, 0।
मेरे भाइयों थोड़ी सी अकल लगाओ, पूरा फंक्शन, पूरा फंक्शन आपको एक पॉजिटिव फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक्स, बाकी सब जगह तो इवन पावर है, वो तो सारे पॉजिटिव हैं, और एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई जा रही है, यानी सारा कुछ पॉजिटिव है। सारा कुछ अगर पॉजिटिव है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 कैसे आ सकती है मेरे भाइयों? क्या करते हो ऐसे? 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, भांति भांति के उत्तर निकाल रहे हो यार। 4 पाई बाई 2, अरे यार 4 पाई बाई 2 को 2 पाई लिख दे मेरे भाई यार। ये जीरो फिर निकाल लिया एक भाई ने। 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई। गलतियां बहुत करते हो तुम यार, बहुत गलतियां करते हो, ध्यान नहीं रखते हो। पाई स्क्वायर पक्का। चलो, पाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। जिनका नहीं निकला है, जिनका गलत निकला है, ध्यान से देखना भैया। अपने सामने क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और मैंने आपको कहा है कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सामने आए, आपको सबसे पहले लगा के देखनी है किंग प्रॉपर्टी, यानी कि जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां 2 पाई माइनस एक्स डाल के देख लो। तो इस एक्स की जगह तो हो गया 2 पाई माइनस एक्स, और साइन के अंदर जब 2 पाई माइनस एक्स डालोगे तो साइन 2 पाई माइनस थीटा होता तो माइनस थीटा है, सॉरी होता तो माइनस साइन थीटा है, लेकिन क्योंकि पावर 4 लगी हुई है तो वापिस वो साइन की पावर 4x ही तो बन जाएगा। डिवाइड में ये भी साइन की पावर 4x ही बना रहेगा, ये भी कॉस की पावर 4x ही बना रहेगा। दिख गया है मुझे फायदा, ऐड करने से फायदा है, तो ऐड किया तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई। ऐड करने से फायदा क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बना पड़ा अभी तक, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, और न्यूमरेटर दोनों के ऐड करूंगा तो साइन की पावर 4x कॉमन निकलकर x प्लस 2 पाई माइनस एक्स। ये तो देख ही लोगे, साइन की पावर 4 कॉमन निकल रहा है ना, साइन की पावर 4 कॉमन निकल रहा है, वो कॉमन निकाल लिया। फायदा क्या हुआ? x और x कैंसिल हो गया। ये फायदे की बात क्यों है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक साथ साथ में आ रहे थे ना यार, साइन और कॉस और x साथ में आ रहे थे, तो इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल क्या हो गया? फिलहाल 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, साइन की पावर 4 ऊपर, नीचे साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। इस इंटीग्रल को देखो और इस इंटीग्रल को देखो, इंटीग्रल चेंज हो चुका है। अपन ने कोई स्टेप लिया, इंटीग्रल चेंज हो चुका है। जैसे ही इंटीग्रल चेंज होकर आपके सामने नया इंटीग्रल आया, अगेन थिंक अबाउट किंग प्रॉपर्टी। तो फिर से जो ये 2i था, इसको फिर से मैं 2i इज ऑल्सो इक्वल टू, फिर से मैं लगा रहा हूं किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो ऊपर वापिस साइन की पावर 4 ही बन रहा है, और नीचे वापिस साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 ही बन रहा है। 2 पाई माइनस एक्स डालोगे तो साइन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अब अगर मैं किंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो पूरा इंटीग्रल वापिस एज इट इज सेम बन गया है। जब जब पूरा इंटीग्रल वापिस किंग प्रॉपर्टी लगाने पर एज इट इज सेम बन जाए तो समझो क्वीन प्रॉपर्टी काम में आएगी। यानी कि ये जो 0 से 2 पाई था, ये 2 टाइम्स 0 से पाई, और अंदर वाला एज इट इज बना रहेगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4x। ये 2i की वैल्यू थी, तो एक काम करो, 2 से 2 को तो काट दो, और फिर से i इक्वल टू, अगले पेज पे ले रहा हूं, चलो मैं अगले पेज पे ले रहा हूं, फिर से मेरे पास आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई। ऊपर था साइन की पावर 4x dx, नीचे था साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। फिर से इंटीग्रल चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि पिछली बार तो इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक था, अब की बार इंटीग्रल 0 से पाई, फिर से नया इंटीग्रल आ गया है। फिर से लगाओ किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी लगा के देखोगे तो वापिस सेम बन रहा है, क्योंकि ऊपर साइन की पावर 4 जो है वो बनेगा तो माइनस का साइन एक्स, लेकिन पावर 4 होने की वजह से वापिस वो प्लस का बन जाएगा। इस इंटीग्रल में भी किंग प्रॉपर्टी लगाने पर वापिस सारी चीजें सेम हो रही है, यानी कि लगा दो क्वीन प्रॉपर्टी। इसका मतलब 2 बाहर निकाला और लिमिट को कर दिया 0 से पाई बाई 2, साइन की पावर 4x dx डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। फिर से मेरे पास एक नया इंटीग्रल आ चुका है। पिछली बार 0 से पाई था, वो 0 से पाई बाई 2 हो चुका है, नया इंटीग्रल। फिर से लगाओ किंग प्रॉपर्टी, तो ये अगर i इक्वल टू ये था तो i ऑल्सो इक्वल टू, अब की बार अगर मैं किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहां पर पाई बाई 2 माइनस एक्स डालने पर वो कॉस की पावर 4x बन जाएगा। ये तो समझते होगे ना, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, और ये वाला साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फायदा हो गया किंग प्रॉपर्टी लगाते ही। कैसे? इस वाले आई को और इस वाले आई को ध्यान से देखना, एक तो ये वाला आई और एक ये वाला आई,
फिर से कर दो ऐड, तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। फायदा क्यों हुआ? क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम पड़ा हुआ है, कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, और न्यूमरेटर में ऐड होकर साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 ही आ गया वापिस। ये तो इंटीग्रल dx ही बन गया 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2। कहीं कुछ गलती करी अपन ने यार, कहीं कुछ गलती करी अपन ने हाँ, ये 2 पाई बाहर नहीं निकाला, सॉरी। तो ये 2 पाई बाहर निकलना था, तो यहां पर 2 पाई मल्टीप्लाई होना था, 2 कैंसिल हुआ, तो यहां पर पाई आना चाहिए था, तो यहां पर पाई आना चाहिए था, यहां पर पाई आना चाहिए था, यहां पर पाई आना चाहिए था, तो यहां पर 2 पाई आना चाहिए था। स्टिल कुछ गड़बड़ लग रही मुझे, स्टिल कुछ गड़बड़ करी है अपन ने यार। क्या यार, इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया मैंने और एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये 2 पाई बाहर निकाला अपन ने, 2i इज इक्वल टू दिस, तो एक पाई पड़ा हुआ है, पाई साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 2 बाहर निकाला, 0 से पाई बाई 2, पाई बाहर पड़ा हुआ है, i इज इक्वल टू 2 पाई 0 से, ये ठीक है। फिर ऐड किया तो 2 पाई बाहर, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, ये भी ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, dx बन गया वापिस से, dx बना तो ये बना 2 पाई इंटू पाई बाई 2, ये आया पाई स्क्वायर, पर ये 2i की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। चैट को ऑन कर रहा हूँ यार, तुम्हें कहीं गलती दिख रही हो, मुझे गलती नहीं दिख रही, पर वेस्ट हो गया, पूरा क्वेश्चन वेस्ट हो गया। इसमें इतनी सारी काम की बातें बताई मैंने और एक पाई के चक्कर में गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं। कहाँ गड़बड़ करी है यार? 2 पाई बाहर निकाला, ठीक है, साइन की पावर 4, ये भी ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल किया था तो पाई बाहर रह गया, साइन की पावर 4, तो पाई बाहर, 0 से पाई साइन की पावर 4, ये भी ठीक है। 0 टू पाई बाई 2 भी निकाल, फोर पाई इन द सेकेंड लास्ट स्टेप, आई इक्वल टू ये आया था, क्वीन प्रॉपर्टी लगाई तो 2i बाहर आया, तो 2 पाई 0 से 2 पाई, फिर किंग प्रॉपर्टी लगाई तो 2 पाई बाहर आया, ये 2 पाई बाहर, अच्छा, हाँ यहाँ पे 4 आना चाहिए था। ये जब 2 पाई का अपन ने पाई किया था तो यहाँ पे एक 4 आना चाहिए था, तो ये 4 कैंसिल आउट होके 2 पाई बनना था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई कॉमन आएगा, ठीक यार, तो बहुत ही वेस्ट हो गया, इतना बढ़िया क्वेश्चन वेस्ट हो गया यार। ये 4 पाई आएगा, ये भी 4 पाई आएगा, ये भी 4 पाई आएगा, और ये भी 4 पाई आएगा। क्या यार, बिल्कुल मज़ा ख़राब हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू पाई बाई 2, यानी कि 2 पाई स्क्वायर, तो 2i की वैल्यू 2 पाई स्क्वायर है, तो i की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर। मज़ा ही ख़राब हो गया यार, क्या यार। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में और थोड़ा और एंजॉय कर लेंगे कि प्रॉपर्टी लगा के कैसे फटाफट क्वेश्चन हो जाता है। फिलहाल जिनको क्वीन प्रॉपर्टी क्लियर नहीं थी, इस वाले क्वेश्चन में किंग क्वीन वापिस किंग वापिस क्वीन वापिस किंग वापिस क्वीन, कई बार सारी प्रॉपर्टी लगा कर एक बार और एक्सप्लेन कर दो, मजा आ जाएगा। नहीं यार, नहीं, दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यार, सॉरी। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के मैंने एक्सप्लेन किया और बस वो पाई के चक्कर में डिस्टर्बेंस आ गया बीच में, क्योंकि इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो हमें आगे की चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ होमवर्क में दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है 0 से पाई बाई 2 ln sin x और 0 से पाई बाई 2 ln cos x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 ln 2, इसको याद भी रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि कुछ डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे होते हैं जो सब्स्टिट्यूट करते करते लास्ट में ये वैल्यू एज इट इज बन जाती है। तो 0 से पाई बाई 2 ln sin x कुछ इंटीग्रल में एज इट इज बन जाता है, तो इसकी वैल्यू अगर याद रख लोगे तो आपका टाइम सेव होगा, ठीक। चलो अगली प्रॉपर्टी में चर्चा करते हैं, इसलिए मैं चैट को ऑफ कर देता हूं। फटाफट से अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूं कि लेट एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी करूंगा तो वापस एफ एक्स बन जाएगा, जैसे कि साइन एक्स पीरियोडिक होता है, ये तो जानते ही हो ना यार।
तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि अगर 0 से लेकर एन टी तक इंटीग्रेट करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू एन टाइम्स 0 से टी तक। जैसे मान लो कोई पीरियोडिक फंक्शन है ऐसा, ये पीरियोडिक फंक्शन दिख रहा है ना, इसको अगर 0 से 1 2 3 4 0 से 4 तक अगर इंटीग्रेट करना है तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बार बार निकालना है। बार बार क्यों निकालें? 4 टाइम्स 0 से 1 एक ही बार निकाल लेते ना, 0 से 1 वाला एरिया निकाल लेता हूं और 4 टाइम्स कर देता हूं। यही ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर 0 से लेकर एन टी तक इंटीग्रेट करना है तो एन को बाहर निकाल दो और 0 से टी तक ही इंटीग्रेट कर दो। अगली बात, x से लेकर t प्लस एक्स तक इंटीग्रेट करना है तो सिर्फ 0 से t तक इंटीग्रेट कर दो। जैसे मान लो ये वाला ग्राफ है, पीरियोडिक है, सपोज इसका पीरियड पाई है, ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं बेसिकली मैं। तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। कोई कहे कि यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है या यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। सपोज ये वाली वैल्यू पाई प्लस 1 है और ये वाली वैल्यू पाई प्लस 2 है। नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी अलग है, सॉरी, ये x से लेकर t प्लस एक्स तक है, x से लेकर t प्लस एक्स तक। मॉड साइन x का ग्राफ है। सपोज इसको x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू पाई प्लस 1 तक इंटीग्रेट करना है। x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू पाई, देखो x से लेकर t प्लस एक्स, तो x को अगर मैंने 1 लिया तो इंटीग्रेशन 1 प्लस पाई प्लस 1 से लेकर पाई प्लस 1 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो 1 से पाई प्लस 1 तक जब इंटीग्रेट करूंगा तो दिख रहा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो सेम है ना, तो यहां से यहां तक का एरिया निकालने के बजाय इस एरिया को उठाकर मैंने यहां पर लिख दिया और बेसिकली मैंने इतना एरिया निकाल लिया। ये प्रॉपर्टी बहुत 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 ही कम काम में आएगी, इसलिए घबराना मत। तीसरी प्रॉपर्टी, a प्लस एन टी से लेकर b प्लस एन टी तक, यानी कि कहने का मतलब क्या, मान लो मॉड साइन एक्स को ही इंटीग्रेट करना है, इसको अगर 2 प्लस पाई से लेकर 3 प्लस पाई तक इंटीग्रेट करना है तो इतनी माथापच्ची मत करना, सीधा इसको 2 से लेकर 3 तक ही इंटीग्रेट कर देना, रिजल्ट सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पाई है ये उसका पीरियड है, तो जो एरिया आगे बनना था उस एरिया को आप डायरेक्टली पीछे खिसकाकर 2 से 3 तक ले आना। ठीक। अगली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम में आती है कि mt से लेकर nt तक अगर इंटीग्रेट करना है, t उसका पीरियड है, mt से लेकर nt तक पीरियड इंटीग्रेट करना है तो दिस विल बी इक्वल टू n माइनस m और 0 से t तक इंटीग्रेट। नहीं समझे? मैं समझा रहा हूं। सपोज ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। अगर हमें कोई पाई से लेकर 4 पाई तक इंटीग्रेट करने को कहे तो पाई से लेकर 4 पाई तक एक एरिया, 2 एरिया और 3 एरिया, 3 सेम एरिया आ रहे हैं और वो जो तीनों एरिया आ रहे हैं वो इस वाले एरिया के भी इक्वल हैं। तो मैंने इसको कहा कि भैया ये 3 टाइम्स 0 से पाई वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया उसके बराबर आएगा। अब ये जो 3 बना है ये बेसिकली कैसे बना है, यहां से 4 पाई और यहां से पाई, तो 4 माइनस 1 इंटीग्रल 0 से पाई, इस तरह से बना है। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, हो सकता है एक आध पार्ट में आपको दिक्कत आई हो, लेकिन जिस पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है लेट मी टेल यू वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फर्स्ट वाला पार्ट और इसका फोर्थ वाला पार्ट। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। डाउट है सर? क्या डाउट है? फटाफट बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। किसी ने लिखा है कोई डाउट है? जल्दी बोलो, क्या डाउट है? फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करना है, देख लो फोर्थ पार्ट दोबारा। mt से लेकर nt, सपोज एक फंक्शन है मेरे पास मॉड साइन एक्स जिसका पीरियड पाई है, ये तो जानते हो ना मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है। इसको अगर मुझे 5 पाई से लेकर 8 पाई तक इंटीग्रेट करना है तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे ऐसा ग्राफ होता है, ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये वाला 5 पाई और 6 7 8, ये वाला 8 पाई। तो 5 पाई से 8 पाई यानी कि ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया निकालना है। तो ये जितने भी झोंपड़ियां बन रही हैं ये सारी झोंपड़ियां सेम ही तो है और सारी झोंपड़ियां इसी झोंपड़ी के बराबर ही तो है। तो ये इस तरह के 3 एरिया बन रहे हैं, 1 2 3, तो मैंने कहा ये 3 टाइम्स 0 से पाई वाली झोंपड़ी के बराबर आ जाएगा। अब ये जो 3 है ये बेसिकली 8 माइनस 5 करने से आया है, 8 माइनस 5 3 और 0 से पाई तक मॉड साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अब क्लियर हुआ क्या? हाँ, ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, जो भी एग्जांपल दे रहा हूं ना ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं।
क्लियर है अब तो? जी सर। करो फिर ये वाला क्वेश्चन, -1 से 2 ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स गिवन है कि दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। हाँ, पिछली वाली प्रॉपर्टी को यूजली जैक प्रॉपर्टी नाम देते हैं, क्योंकि किंग, किंग के बाद क्वीन और क्वीन के बाद जैक। लेकिन किंग और क्वीन से अलग रिश्ता है इसका, ये पीरियोडिक फंक्शन में ही काम में आता है। (3e - 3) RS का आंसर आया है। और HG का भी वही आया है। और चलो, लग रहा है लगभग सही बच्चों ने ठीक कर लिया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड कितना आता है? 1। तो वही वाली प्रॉपर्टी तो लग गई कि MT से लेकर NT पीरियड का मल्टीपल, ये T पीरियड है और M का मतलब पीरियड में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहां पर तो पीरियड में -1 मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पर पीरियड में 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये 2 - -1 इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx बन जाएगा। तो ये तो बन गया 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1। अब यहां पर फायदा क्या हुआ प्रॉपर्टी लगाने से? फायदा ये हुआ कि 0 से 1 के बीच में x अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसको अपन बोलते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये तो 0 हो जाएगा ना 0 से 1 के बीच में। यानी जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ रहा है वहां मैं डायरेक्टली x ही लिख सकता हूं। फायदा क्या हुआ? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, 3 का मल्टीप्लाई है, तो 3 तो बाहर छोड़ दो, बन गया e - 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 होता है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, ये तो फंक्शन वाला चैप्टर का पार्ट है यार। अभी अपन उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 होता है। सभी की ब्लर हो रही है क्या स्क्रीन, या सिर्फ 1-2 की हो रही है? क्लियर। चलो फटाफट से एक जेईई मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं। पाई से लेकर 10 पाई तक इंटीग्रेट करना है मॉड साइन x को। खटाक से आंसर निकाल देना, खटाक से बहुत जल्दी निकलेगा। इतना जल्दी भी मत निकालो कि गलत ही हो जाए, इतना जल्दी भी मत निकालो कि गलत ही हो जाए। 18 इज द करेक्ट आंसर। नहीं 9 नहीं आएगा बेटा, 18 आएगा। e की पावर x का पीरियड बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन e की पावर जब आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लगा दिया तो ये पीरियोडिक है, यानी पूरा फंक्शन पीरियोडिक बन जाएगा। यस 18 आ रहा सबका डेफिनेटली। तो इसको लिख दिया मैंने 10 - 1। क्यों? क्योंकि पाई इसका पीरियड है, तो ऊपर 10 और नीचे पाई का मल्टीपल 1 है, तो 10 - 1 इंटीग्रल 0 से पाई मॉड साइन एक्स। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव रहता है, तो मॉड साइन एक्स को मैं डायरेक्टली साइन एक्स लिख पाऊंगा। तो बन गया 9 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, जो कि बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स 0 से पाई, तो बन गया 9 टाइम्स, यहां पे आया 1, माइनस में -1, यानी आंसर आ गया 18। हार्डली 30 सेकंड लगेंगे, जेईई मेंस का आंसर निकल जाएगा। चलो लगभग सभी बच्चों का निकल गया था। सर मेरा चैट जा नहीं रहा, या तुमने ये जो लिखा ये चैट तो आ गया ना तुम्हारा? सर मेरा चैट जा नहीं रहा, कमाल करते हो। चलो फटाफट से एक और छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक समझ लेते हैं अपन। वॉलीज फॉर्मूला, 0 से π/2 अगर आपके सामने इस तरह का इंटीग्रल हो, 0 से π/2 होना चाहिए। साइन के ऊपर भी कुछ पावर है, कॉस के ऊपर भी कुछ पावर है, और n और m दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो इसको इंटीग्रेट करे बिना डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? साइन के ऊपर जो पावर है उससे एक कम, यानी n-1, फिर n-3, फिर n-5, ऐसे कम करते करते नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना। कब तक मल्टीप्लाई करते जाना? जब तक 1 या 2 ना बन जाए। फिर cos x वाली पावर को पकड़ना, जो cos x की पावर m थी, m-1 से स्टार्ट करना, 2 कम करते चले जाना, मल्टीप्लाई करते जाना जब तक 1 या 2 ना बन जाए। फिर नीचे m + n से स्टार्ट करना,
दो दो कम करते जाना जब तक 1 या 2 ना बन जाए। लास्ट में एक k का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। k की वैल्यू π/2 डाल देना अगर दोनों इवन हो, और k की वैल्यू 1 डाल देना इन ऑल अदर केसेस। सर मैं तो कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं, ये तो बहुत बड़ा सारा बहुत गंदा सा फॉर्मूला लग रहा है। गंदा नहीं है, मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं, देखो कितना जल्दी आंसर आएगा। एग्जांपल क्या है, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 6x, लेकिन माइनस π/2 से π/2 है। इंटीग्रल आपने सामने एक नया इंटीग्रल है। सबसे पहले तो हम किंग प्रॉपर्टी ही लगाकर देखेंगे। किंग प्रॉपर्टी लगाई यानी कि जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स किया तो साइन में फर्क तो पड़ेगा, लेकिन पावर इवन है। पावर इवन है यानी कि सेम ही बन जाएगा। किंग प्रॉपर्टी लगाने पर सेम बन रहा है, इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 0 से π/2। इवन फंक्शन हो गया ना, ये भी सेम बन रहा है, ये भी सेम बन रहा है, एक्स को माइनस एक्स डालने पर इवन फंक्शन हो गया। तो ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 6x dx। सबसे पहले तो किंग प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचना है। अब इसको देखो ध्यान से, 0 से π/2 साइन की पावर भी कुछ है, कॉस की पावर भी कुछ है। 0 से π/2 साइन की पावर भी कुछ है, कॉस की पावर भी कुछ है। डायरेक्ट निकलेगी वैल्यू बिना इंटीग्रेट करे। कैसे? n-1 से स्टार्ट करो तो साइन की 2 तो बाहर पड़ा हुआ है, साइन की पावर 4 है तो उससे एक कम यानी कि 3 से स्टार्ट करो, और दो दो कम करते जाओ। तो 3 के बाद 2 कम करूंगा तो 1 आएगा, 1 आते ही रुक जाओ, इसकी कहानी खत्म। मल्टीप्लाइड बाई कॉस की पावर 6 है यानी कि 5 से शुरुआत करो, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, जैसे ही 1 आया रुक जाओ, इसकी कहानी भी खत्म। डिवाइडेड बाई m प्लस n से शुरुआत करो, m प्लस n यानी 6 प्लस 4 यानी 10 से शुरुआत करो, दो दो कम करते जाओ, 10, 8, 6, 4, 2 आ गया, 2 पे रुक जाओ, 2 पे रुक जाओ। मल्टीप्लाई में होता है k, मल्टीप्लाई में होता है k की वैल्यू π/2 लेनी है अगर m और n दोनों इवन है। यहां तो मुझे m भी इवन दिख रहा है, n भी इवन दिख रहा है, यानी कि π/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा जल्दी से आंसर आ जाएगा 3π/256। चैट को मैं ऑन करने जा रहा हूं। वॉलीज फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आया तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया है। जल्दी आंसर निकालने की शॉर्टकट ट्रिक है। बोर्ड में मत यूज कर देना, बोर्ड में अगर ऐसा है तो बोर्ड में मत यूज कर देना। बोलो, आ गया? जल्दी 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 जल्दी, आ गया आ गया आ गया। एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो, ये दो बेटा, ये लो। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। यार फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को देखकर इंटरप्रेट कर लो ना यार, कि साइन की पावर n और कॉस की पावर m हो तो डायरेक्टली n-1, n-3, n-5 को मल्टीप्लाई करते जाना अंटिल यू गेट 1 और 2। फिर अगला ब्रैकेट स्टार्ट करना, जो कॉस की पावर m थी तो m-1, m-3 मल्टीप्लाई करते जाना दो दो कम करके अंटिल यू गेट 1 और 2। फिर डिवाइड में m प्लस n से शुरुआत करना और दो दो कम करते जाना अंटिल यू गेट 1 और 2। लास्ट में k का मल्टीप्लाई कर देना और k की वैल्यू π/2 डाल देना अगर दोनों इवन हो, और बाकी ऑल अदर केसेस में 1 डाल देना। क्लियर? an का बर्थडे है, जीते रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब अपन बात करते हैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला की। चैट मुझे ऑफ करनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, ये जो भी लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा। अगर मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करूं और इंटीग्रेट करने के बाद वापस डिफरेंशिएट कर दूं तो वापस वही फंक्शन मिल जाएगा ना। इंटीग्रेट किया, वापस डिफरेंशिएट कर दिया तो वापस वही चीज मिल जाएगी। अगर मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करूं a से लेकर b तक, तो जो भी वैल्यू आई है उसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो अब की बार 0 बन जाएगा। सोचो क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं a और b लिमिट डालूंगा तो वो कुछ कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, लिमिट में भी कुछ x की वैल्यूज हैं और अपर लिमिट में भी कुछ x की वैल्यूज हैं, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो अब की बार ना तो ये फंक्शन दोबारा बनेगा ना ही 0 आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि अब की बार ना तो 0 आएगा ना वो वापस फंक्शन क्रिएट होगा, क्योंकि लिमिट्स हमने अब x की टर्म्स में डाली है। तो अब की बार डिफरेंशिएट करने पर कुछ ना कुछ नई चीज बनेगी। वो चीज क्या है
वो चीज क्या है, ध्यान से देखना। अगर आपके सामने इंटीग्रल में टी का वेरिएबल हो और लिमिट एक्स की टर्म्स हो, नीचे भी लिमिट में एक्स की टर्म्स हैं, ऊपर भी लिमिट में एक्स की टर्म्स हैं, उसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़े, आसान तो है सर, मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, इंटीग्रेट करके लिमिट डाल दूंगा, लिमिट डालने के बाद मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा ना। इतना लंबा करना ही नहीं है, हमें यूज करना है डायरेक्ट न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, जो कि क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जहां जहां टी आ रहा है वहां डालना अपर लिमिट, यानी कि एफ ऑफ टी जो था वो एफ ऑफ एच एक्स बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना एच डैश एक्स से, फिर लिखना माइनस, जहां जहां टी है वहां वहां लोअर लिमिट डाल देना, यानी एफ ऑफ टी जो था वो एफ ऑफ जी एक्स बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना जी डैश एक्स से। इतनी सी कहानी है न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला की, समझ गए क्या? जल्दी बताना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है सवाल इससे। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला समझ में आया क्या? जल्दी से बता देना मुझे। यस यस, समझ गए तो करो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से, देखते हैं जल्दी आंसर किसका निकलता है और सही किसका निकलता है। क्या निकला बच्चों आंसर? -1 1 2 सृष्टि का सही निकला है, सृष्टि वेल डन, बाकी सबका गड़बड़ है आंसर। नहीं वॉलिस फॉर्मूला में फ्रैक्शन होगा ही नहीं यार, बताया ना मैंने, नेचुरल नंबर होगा। चलो चैट को मैं ऑफ करता हूं, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या है इस सवाल में? इस सवाल में लिमिट निकालनी है, तो जब भी लिमिट निकालनी हो सबसे पहले क्या करना है, एक्स को जीरो पुट करके देखना है कि हो क्या रहा है। एक्स को जीरो पुट करूंगा तो ऊपर जीरो से लेकर जीरो तक इंटीग्रेट करना है, जो कि जीरो बनेगा, और नीचे एक्स साइन एक्स, ये भी सारा जीरो ही तो बन रहा है, यानी कि ये 0/0 की फॉर्मेट है। 0/0 की फॉर्मेट हमें बहुत अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि हम उसको डिफरेंशिएट करके, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लगाकर लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एक काम करते हैं ना यार, पहले अपन साइन एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों? ताकि मैं साइन एक्स अपॉन एक्स को तो 1 बोल दूं, एक्स टेंडिंग टू 0, ये पार्ट तो 1 हो गया, यानी क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल 0 से लेकर एक्स स्क्वायर कॉस टी डी टी, और नीचे अब एक्स स्क्वायर बच गया, डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा। अब मैं लगा रहा हूं एल हॉस्पिटल रूल, जानते हो ना एल हॉस्पिटल रूल, या भूल गए? यानी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है। अब ऊपर वाले को जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो जानी पहचानी चीज है, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लगेगा। अंदर कोई टी का फंक्शन है, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, और लिमिट्स में कुछ एक्स की टर्म्स हैं, तो कैसे करना है? कॉस टी जो था उसमें टी की जगह अपर लिमिट डाल दो, यानी कि एक्स स्क्वायर, इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x, माइनस कॉस के अंदर जो टी था वहां पर लोअर लिमिट डाल दो यानी कि 0, इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, वो तो 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है 2x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0,
2x तो कट गया, कॉस के अंदर x की वैल्यू 0 डाली तो 1 आ गया। कितना आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है ये। ऐसे आते हैं जेईई मेंस में, बिल्कुल ऐसे आते हैं। अभी दिखाऊंगा तुम्हें, जेईई मेंस में इस तरह की लिमिट का क्वेश्चन आ चुके हैं 1-2 बार। क्लियर हुआ क्या, जल्दी से बताना। अभी 2-3 चीजें और पढ़नी है हमें। ये पार्ट क्लियर है? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बहुत आसान है ये। जहां जहां टी आ रहा है वहां अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस जहां जहां टी आ रहा है वहां लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। सेम करा था, फिर गलती कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर ये देखो, एग्जैक्टली सेम जेईई मेंस 2003 में बिल्कुल ऐसा सवाल आया है। चलो अब की बार गलती मत करना। छोटी सी गलती कर दिया सर, तो अब की बार मत करना। अब की बार सही आंसर निकाल के दिखा दो जल्दी से। व्हाट इफ द डिफरेंशिएशन वेरिएबल इनसाइड इंटीग्रल इज एक्स? अभी बताता हूं, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। ओम ने एक डाउट पूछा है, बड़ा जेन्युइन डाउट है, अभी बता देता हूं मैं। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक तो जीरो से पता नहीं तुम्हें क्या प्रेम है, एकदम फटाफट जीरो आंसर निकालते हो बिना सोचे समझे। बहुत प्रेम है तुम्हें जीरो से। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया अच्छी जी। मुझे भी सुन के मजा आ गया, रियली मुझे मजा सुन के मजा आ गया कि तुम्हारा चैप्टर वीक था और आज की क्लास अटेंड करती तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। वेल डन यार, वेल डन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 1 आंसर आ चुका है सबका। 1 इज द करेक्ट आंसर। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से सुनना। मोइन का भी 1 आ गया है। देखो फिर से वही कहा नहीं ना, x को 0 डाल रहा हूं तो 0/0 बन रहा है, यानी कि मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाने वाला हूं। लेकिन क्यों ना साइन x को गायब कर लिया जाए, तो x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, और ये वाला पार्ट तो हो गया 1। लिमिट क्या बन गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इंटीग्रल 0 टू x स्क्वायर sec स्क्वायर t dt होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब मैं लगा देता हूं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करने के लिए न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर जहां जहां t आ रहा था वहां वहां मैं अपर लिमिट यानी कि x स्क्वायर डाल दूंगा, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस यहां पे तो 0 आएगा क्योंकि जैसे ही कोई कांस्टेंट लिमिट दिख जाए उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो लिमिट डालने की जरूरत ही नहीं है, वो पार्ट तो 0 आएगा। डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कट गया कट गया, x की वैल्यू 0 डाली, sec 0 इज 1। 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला और एल हॉस्पिटल दोनों का कॉम्बिनेशन जेईई में मेंस में 2-3 बार आ चुका है। बोलो 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 बोलो, बढ़े आगे। अच्छा चैट ऑफ है। अभी भी अगर किसी को स्टिल इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, मैं सजेस्ट करूंगा एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो 2 काम की बातें बता रहा हूं। हाँ बता रहा हूं, तुम्हारा डाउट बता रहा हूं बेटा। चैट को मैंने ऑफ कर दिया। 2 काम की बातें बता रहा हूं। पहली बात, अगर क्वेश्चन में आपको लिमिट्स में x दिख जाए या x का कोई फंक्शन दिख जाए, आंख मीच के समझ जाना कि न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लगने वाला है। लिमिट्स में अगर आपको वेरिएबल दिख जाए, चाहे क्वेश्चन में कहा है कि नहीं कहा है कि डिफरेंशिएट करना है, लेकिन आपको लिमिट्स में वेरिएबल दिख रहा है, आप समझ जाना कि डिफरेंशिएट ही करना है और कोई इलाज नहीं है, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरी बात जो कि मेंस के लिए थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात क्या है कि सपोज ऐसा होता कि x से लेकर x स्क्वायर तक dt अपॉन x प्लस टी, और इसको अगर डिफरेंशिएट करना होता x के रिस्पेक्ट में, तो न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला मैंने आपको बताया था तभी लगेगा जब अंदर सिर्फ t का फंक्शन हो। अब की बार अंदर x भी आ रहा है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसका इलाज क्या है? फर्स्ट इंटीग्रेट, पहले इंटीग्रेट कर लेना, बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर इस तरह का जेईई मेंस में आया तो इंटीग्रेट बड़े आराम से हो जाएगा। तो पहले इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करके उसके बाद डिफरेंशिएट करना, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से लिखना, आगे बढ़ते हैं।
दो काम की बातें बताई मैंने कि लिमिट में वेरिएबल दिख जाए समझ जाना न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर सिर्फ टी का फंक्शन ना होकर अंदर एक्स भी पड़ा हुआ हो तो पहले इंटीग्रेट कर लेना, वो आराम से इंटीग्रेट हो भी जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंडा तो बोर्ड में आता है इस तरह का, इसकी तो आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी कि इंटीग्रल को एक लिमिट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। टी कांस्टेंट लेके इंटीग्रेट नहीं, एक्स को कांस्टेंट लेके इंटीग्रेट, एक्स को कांस्टेंट लेके इंटीग्रेट। हाँ, log x प्लस टी इंटीग्रेशन आ जाएगा ना यार, क्या करते हो, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x प्लस टी, लिमिट डाल दो x से लेकर x स्क्वायर तक, लिमिट डालने के बाद जो भी वैल्यू आए उसको डिफरेंशिएट कर देना। मैं ये कह रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू यूजिंग लिमिट, ये तो एनसीईआरटी में बड़ा क्लियरली दिया हुआ है और बोर्ड में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। जेई में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जेई में उल्टे क्वेश्चन आएंगे, लिमिट दे रखी होगी उसको हमें कन्वर्ट करना होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि लिमिट, जो भी लिमिट का सवाल होगा वो नॉर्मल तरीकों से सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल में। हाउ टू कन्वर्ट द लिमिट इनटू ए डेफिनेट इंटीग्रल, ध्यान से देखना समझना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, टाइम खत्म हो रहा है। स्टेप्स टू कन्वर्ट द लिमिट इनटू डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहला स्टेप, एक्सप्रेस द गिवन सीरीज इन द फॉर्म, ये फॉर्म बन जानी चाहिए। इस फॉर्म की खास बात क्या है कि हमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिखना चाहिए, 1/n सब जगह से कॉमन निकल जाना चाहिए और सब जगह एक समेशन दिखना चाहिए। आर की वैल्यू कहीं से कहीं तक भी हो सकती है, सपोज 1 से लेकर 3n तक भी हो सकती है। अंदर सब जगह r/n क्रिएट हो जाना चाहिए, यानी 1/n 2/n 3/n 4/n सब जगह ऐसा क्रिएट हो जाना चाहिए। तो जो लिमिट दे रखी है उसको पहले इस तरह की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। फिर क्या करना है, फिर जहां जहां r/n दिखे उसको तो x लिख देना, जो 1/n था उसको उड़ा देना, उसके पांति का dx लिख देना, और जो लिमिट और सिग्मा का निशान था उसकी जगह इंटीग्रेशन लिख देना। तो इंटीग्रेशन में जहां जहां r/n था, ये f ऑफ r/n था ना, f ऑफ r/n, वो तो एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/n को उड़ाकर एक dx बना देना और जो सिग्मा वाला साइन था वो एक इंटीग्रल बन जाएगा। अभी तो ये इनडेफिनेट बना, इसकी लिमिट निकलनी बाकी है। लिमिट कैसे निकलेगी, द लोअर एंड द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ r/n फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ r रेस्पेक्टिवली। ये समझ में नहीं आ रहा सर, मैं समझाता हूं। सपोज आपने इस तरह की फॉर्मेट बना ली कि वो बन रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1/n आपने सब जगह से कॉमन निकाल लिया और अंदर एक फंक्शन बन गया r/n का। r की वैल्यू सपोज 1 से लेकर 5n तक वेरी कर रही है। तो जब आप इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करोगे तो लोअर लिमिट कैसे निकालनी है, लोअर लिमिट निकालनी है r इक्वल टू 1 है ना, तो 1 को n से डिवाइड करो। सोचो अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/n की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसकी अपर लिमिट निकालनी है तो इस अपर लिमिट को पकड़ो, इस अपर लिमिट को n से डिवाइड करो। सोचो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट 5 हो गई। फिर fx dx क्रिएट हो जाएगा। एक बार में समझ में हो सकता है नहीं आए, अगर आपने ये एक्टिविटी पहले कर नहीं रखी है तो ज्यादा समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। बढ़ूं आगे, जल्दी बोलो। हाउ टू गेट लिमिट्स ऑफ सम बताया ना अभी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट से डिसाइड होगा। पहली बार देखा है, पहली बार देखा तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आए। अरे यार जेई एडमिट कार्ड रिलीज, यार कमाल करते हो तुम लोग यार। मैं इतना मेहनत से तुम्हें सवाल समझा रहा हूं, तुम बीच में लिख रहे हो जेई एडमिट कार्ड रिलीज, क्या यार। चलो देखो फिर क्वेश्चन, टाइम खत्म हो रहा है। तुम इस तरह से डिस्टर्ब करोगे तो मेरे पढ़ाने में फर्क पड़ेगा यार, डेफिनेटली। अच्छा सन लिख दिया, यहां पर सम लिख देना। तुम खुद का नुकसान कर रहे हो इस तरह की बातें लिख के, जो डिस्टर्बिंग बातें हैं बीच में, खुद का नुकसान कर रहे हो। एक आध क्वेश्चन रह जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। चलो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मुझे इसको कन्वर्ट करना है, एक तो 1/n सब जगह से कॉमन निकालना चाहिए, तो मैं 1/n कॉमन निकाल लेता हूं। दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहां से मैंने n बाहर निकाला तो बन गया 2 + 1/n। 1 अपॉन, यहां से भी n बाहर निकाला तो बन गया 2 + 2/n। प्लस चलते चलते
मुझे दिख रहा है कि ये 2n+1 2n+2, इसका मतलब ये जो 6n रहा होगा ये बेसिकली 1/2n+4n रहा होगा। सब जगह 2n+1 2n+2 2n+3 2n+4, यानी लास्ट में चलते चलते ये 2n+4n तक गया होगा। तो इसमें से अगर मैं n कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा 2+4n/n। कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहला स्टेप जो मुझे चाहिए होता है कि 1/n मुझे कॉमन चाहिए होता है, मैंने 1/n क्रिएट किया सब जगह। देखो दिख रहा है क्या 1/n, ये रहा 1/n, ये रहा 1/n, तो 1/n सब में से कॉमन निकाल दिया मैंने। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बच क्या रहा है 1/2 प्लस 1/n प्लस 1/2 प्लस 2/n, फिर 1/2 प्लस 3/n, चलते चलते 1/2 प्लस 2 प्लस 4n/n, यानी कि बेसिकली ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, सिग्मा 1/2 प्लस, यहां पर वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, 1/2 प्लस सब में सेम है, यहां पर वैल्यू चेंज हो रही है, क्या आ रही है 1/n 2/n 3/n 4/n, यानी कि वैल्यू r/n आ रही है। r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, ये रही 1 तो r की वैल्यू 1, और ये रही 4n यानी कि r की वैल्यू 1 से लेकर 4n तक जा रही है। मैंने इसको जानी पहचानी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए डेफिनेट इंटीग्रल। क्या क्या, 1/n को उड़ा दो, dx लिख दो, और जहां जहां r/n आ रहा है वहां वहां x लिख दो, यानी 1/2 प्लस x। अब लोअर और अपर लिमिट निकालनी है, तो लोअर लिमिट निकालने के लिए जो r की लोअर लिमिट है 1, इस 1 को n से डिवाइड करके देखो, लिमिट जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो 1/n की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो इंटीग्रल की लोअर लिमिट 0 आ गई। अपर लिमिट निकालने के लिए इस 4n को देखो, इस 4n को जब मैं n से डिवाइड करूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाऊंगा, तो वैल्यू कितनी आ रही है 4, यानी अपर लिमिट 4 आएगी। अब ये इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, कैसे हो गया ना इंटीग्रेट यार, इंटीग्रेट हो गया ना, यहां पे कर देते चलो। 1/2 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन ln 2 प्लस एक्स, लिमिट लगाई 0 से लेकर 4 तक, तो ln 4 डाला तो 6 माइनस 0 डाला तो ln 2, यानी आंसर आ गया ln 3 के बराबर। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, पूरा प्रोसेस समझ में आया हो तो जल्दी से हां लिखना, एक चीज करनी बाकी है। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, तो फिर ये वाला क्वेश्चन मुझे अब की बार आप लोग करके दिखाओ, आप लोग करके दिखाओ। 1/n कैसे बाहर आया, अभी एक्सप्लेन करता हूं, अभी दोबारा बता देता हूं, रुको, रिपीट। देखो पूरा रिपीट तो मैं कर नहीं पाऊंगा, नहीं पूरा रिपीट तो मैं कर नहीं पाऊंगा, उतना टाइम है नहीं। जब ये वाला क्वेश्चन करूंगा तब दोबारा सारी बातों को ध्यान से सुनना, पूरा प्रोसेस दोबारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन पूरा रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ मतलब ऑनलाइन पढ़ा के फायदा कितना बड़ा है ना यार, कितना बड़ा फायदा है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके पास एनी टाइम, आगे खिसकाया उतना सा पार्ट देख लिया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी, समझ में आ गया। एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा रिकॉर्डिंग देख ली, दोबारा समझ में आ गया। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप उस क्वेश्चन को खुद से करके देखना। जब जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो मेरे हर स्टेप को आप खुद सॉल्व करके देखना कि अच्छा सर ने ये किया है, इसकी वजह से ये आया है, तब होगा। 1/n कैसे बाहर निकला था बेटा, 1/2n+1 था, 1/2n+2 था, इस तरह की चीजें थी ना। तो यहां से मैंने n कॉमन निकाला, तो ये 2 + 1/n, ये पार्ट तो क्लियर है। सिर्फ इतने में से n कॉमन निकाला मैंने, फिर इतने में से n कॉमन निकाला तो 2 + 2/n, चलते चलते ऐसा हो रहा था। अब देखो ये 1/n पूरे में मल्टीप्लाई तो हो रहा है, यहाँ भी 1/n पूरे में मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो मैंने पूरे में से 1/n कॉमन निकाल लिया था। क्लियर। π/8 निकाला है कुछ बच्चों ने आंसर, नहीं यार, हाफ tan 1 चिराग का करेक्ट आंसर। मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, गुड 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 गुड, चिराग ने पहली बार में सही आंसर निकाला। अरे वो लिमिट के बाहर नहीं, वो लिमिट के अंदर लिखना था, मैंने बाहर लिख दिया यार,
लिमिट के अंदर लिखना था, वो अंदर लिखो बाहर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसको लिमिट सॉल्व नहीं करनी, अल्टीमेटली तो हमें इंटीग्रल में ही कन्वर्ट करना है। केपी तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं, ठीक है। उसको चाहे लिमिट के बाहर लिखो चाहे लिमिट के अंदर लिखो, लिमिट तो सॉल्व हम कर नहीं रहे हैं, हम तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। चलो जी करें सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो मुझे यही करना होता है कि मुझे 1/n चाहिए सबसे पहले बार। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, चैट मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मैं चैट को ऑफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। हाफ tan 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो 1/n अब की बार तो सब में से बाहर आ रहा ना, ये 1/n स्क्वायर है, ये 2/n स्क्वायर है, ये चलते चलते 1/n कुछ और है। अच्छा अब की बार तो कुछ और पंगा लग रहा है मुझे पहचानना भी तो पड़ेगा कि एक्चुअल में चीज़ें कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही हैं और फॉर्मेट क्या है। पहला है 1/n स्क्वायर, सेक स्क्वायर के अंदर है 1/n स्क्वायर, ध्यान से देखते जाना। दूसरा है 2/n स्क्वायर, सेक स्क्वायर के अंदर 4/n स्क्वायर है, यानी कि वो 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर है। अगली टर्म क्या आएगी, 1/n स्क्वायर 2/n स्क्वायर, तो फिर 3/n स्क्वायर आएगा पक्का पक्का। तो सेक स्क्वायर के अंदर यहां पर 3 स्क्वायर बाई n स्क्वायर आ रहा होगा, यानी कि जो लास्ट वाली टर्म है इसमें कुछ मुझे पंगा लग रहा है। क्या पंगा लग रहा है कि सेक के अंदर बार बार डिनोमिनेटर में n स्क्वायर ही आ रहा है, इसका मतलब ये जो 1 रहा होगा ये 1 पक्का पक्का n स्क्वायर बाई n स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो n स्क्वायर ही आना है। यानी लास्ट वाली टर्म सेक स्क्वायर के अंदर तो n स्क्वायर बाई n स्क्वायर बनी होगी, और जो बाहर 1/n आ रहा है बाहर भी तो 1/n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर है, यानी कि 1/n तभी बना होगा जब ये n/n स्क्वायर रहा होगा। तो लास्ट टर्म है n/n स्क्वायर। लास्ट टर्म पता करनी क्यों जरूरी है, ताकि सिग्मा में कहां से कहां तक जाएगी आर की वैल्यू वो पता चले, ठीक है। तो ये 1/n स्क्वायर, ये 2/n स्क्वायर, ये 3/n स्क्वायर, सब में से मैं 1/n बाहर निकाल लेता हूं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/n तो मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या देखो, 1/n सेक स्क्वायर 1/n स्क्वायर प्लस 2/n सेक स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, चलते चलते n/n सेक स्क्वायर n स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो सिग्मा में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये 1/n भी आ गया और सब जगह 1/n 2/n 3/n n/n सब बनता हुआ दिख रहा है, तो बन गया इंटीग्रल। इंटीग्रल नहीं सॉरी, पहले तो सिग्मा बना के दिखाता हूं आपको, सिग्मा बना के दिखाता हूं। तो ये बन रहा है सिग्मा, ये बन रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/n बाहर था, अंदर वाला जो जुगाड़ है वो सिग्मा। सिग्मा में क्या आ रहा है, 1/n 2/n 3/n 4/n, यानी कि r/n सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। और सेक स्क्वायर के अंदर क्या आ रहा है देखो, 1/n स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर 3 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर के अंदर r स्क्वायर बाई n स्क्वायर आ रहा है। लिमिट r की वैल्यू देखो 1/n 2/n, यानी r की वैल्यू 1 से लेकर 1/n 2/n 3/n से लेकर n/n, यानी कि r की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। अब ये जानी पहचानी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल r/n की जगह x सेक स्क्वायर, ये भी तो r/n का स्क्वायर है, यानी कि यहां पर x स्क्वायर आ जाएगा dx। लोअर लिमिट r इक्वल टू 1 है तो लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, r इक्वल टू n है तो अपर लिमिट n/n यानी कि 1 आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए दिख रहा है कि मैं x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए t मान लूं, तो 2x dx ये dt बन जाएगा, यानी कि इंटीग्रल क्या कन्वर्ट हुआ, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू भी 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 तो t की वैल्यू भी 1 आ रही है। ये जो x और dx था ये तो बन गया हाफ ऑफ dt, और ये जो सेक स्क्वायर x स्क्वायर था ये बेसिकली सेक स्क्वायर t बन गया है। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t 0 से लेकर 1 तक, लेकिन एक बार हाफ भी तो पड़ा हुआ है, तो t की वैल्यू 1 डाली तो हाफ tan 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। जेईई मेंस में इस तरह की लिमिट्स पूछी जाती हैं, उस लिमिट को आपको पहले सिग्मा टाइप में कन्वर्ट करके फिर उसको डेफिनेट इंटीग्रल टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे आज थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ा है, मैं थक गया हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन इसको शायद ना कर पाऊं, पर मैंने पूरा जोर लगा के आपको एक्सप्लेन किया है। स्टिल अगर दिक्कत हो बता दो, 3 मिनट बाकी हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं।
लोअर लिमिट कैसे निकला किसका, सिग्मा वाला लोअर लिमिट या इंटीग्रेशन वाला लोअर लिमिट, सिग्मा वाला लोअर लिमिट या इंटीग्रेशन वाला लोअर लिमिट। हाँ, ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो लिमिट है ये बेसिकली इंटीग्रेशन से सॉल्व होगी। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, तुमने जो जो डाउट लिखे हैं वो सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। एक पेज ऐड कर लेता हूं मैं। देखो पहले तो ये देखो कि समेशन में मैंने लिमिट्स कैसे डिसाइड करी। मैं पैटर्न पहचान रहा हूं। पैटर्न में क्या दिख रहा है मुझे, पैटर्न में क्या दिख रहा है, 1/n², फिर सेक स्क्वायर के अंदर 1/n², फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है 2/n², और सेक स्क्वायर के अंदर जो 4 दिखा मुझे समझ में आ गया कि ये 2² है। यानी कि जनरल टर्म देखो 1/n², 2/n², 3/n², तो जनरल टर्म आएगी r/n², और सेक स्क्वायर के अंदर भी r²/n² आ रहा है। यानी सिग्मा तो इसी के ऊपर लगना है, ठीक। अब दिक्कत यह है कि सिग्मा की वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है। तो पहली वैल्यू तो बड़ी क्लियर दिख रही है कि r की वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू तो 1 है। लास्ट वाली वैल्यू क्या है उसको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचान रहे हैं, 1/n², 2/n², अल्लाह ये तो लास्ट में 1/n बन गया। हर किसी में डिवाइड में n² ही तो आ रहा है। तो 1/n अगर डिवाइड में n² रहा होता इसका मतलब ऊपर n रहा होता, तभी तो वो कट के 1/n बना है। यानी r की अपर लिमिट n है, r = 1 से लेकर n तक है। इसका एक और प्रूफ यहां पे दिख रहा है कि यहां पे सेक स्क्वायर 1 बना है। तो जो r²/n² है वो लास्ट में 1 कब बनेगा, जब r की वैल्यू n हो जाएगी। यानी r की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। ये पार्ट तो हुआ कि आपको सिग्मा की लिमिट कैसे डिसाइड करनी है। जब आपको पता चल गया कि सिग्मा की लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट n है, तो जब इंटीग्रेशन बनाओगे तो जो लोअर लिमिट 1 है ना, 1 को n से डिवाइड करना। सोचना कि n जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो 1/n की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो लोअर लिमिट 0 हो गई। अपर लिमिट n है, अपर लिमिट को भी n से डिवाइड करना। सोचना अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी कि यहां भी 1 ही आने वाला है। अगर सिग्मा की लिमिट्स r = मान लो 5 से लेकर 6n तक होती, तो लोअर लिमिट को n से डिवाइड कर रहा हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा हूं तो वैल्यू 0 आ रही है। यानी इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट 0 आएगी। अपर लिमिट 6n, अपर लिमिट को n से डिवाइड कर रहा हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी अपर लिमिट 6 आएगी। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, बता देना। दोबारा मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे सिग्मा बनाना है, कैसे सिग्मा की लिमिट्स पहचाननी है, और कैसे उन लिमिट से हमें इंटीग्रेशन की लिमिट निकालनी है। अब मेरा गला दुखने लग गया यार। बोलो 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 बोलो, समझे कि ना समझे? गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, सारा समझ गए। हाँ, एक डाउट रह गया कि सर कैसे पता चलेगा कि लिमिट को इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है। चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज इस टाइप का होता, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n + 2/n + 3/n से लेकर n/n। तो यहां तो आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में सब जगह n आ रहा है। यानी कि n एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि इस लिमिट को इंटीग्रेट करके सॉल्व नहीं करना है। दूसरा एग्जांपल, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n + 1, 1/n + 2, 1/n + 3 से लेकर 1/n + n। यहां हमको दिख रहा है कि नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम नहीं है। यानी चांसेस हैं कि ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इनको मैं जोड़ तो सकता ही नहीं हूं ना। जोड़ नहीं सकता हूं, इसका मतलब जुड़कर एक चीज बनेगी नहीं। एक चीज बनेगी नहीं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग दिखेगा नहीं तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में लगा नहीं पाऊंगा। इसका मतलब ये
इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा। इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम n बाहर निकलना चाहिए, तो यहां से n कॉमन निकालूंगा तो n कॉमन निकला 1 + 1/n। यहां से भी n कॉमन निकालूंगा तो 1 + 2/n। यहां से भी n कॉमन निकालूंगा तो 1 + 3/n। तो सब में से ये डिनोमिनेटर में n n n कॉमन निकल जाएगा, यानी कि आप सही रास्ते पे हो, n कॉमन निकलता जाएगा और समेशन बनता जाएगा। क्लियर? टाइम हो चला है अलविदा कहने का। हाँ, जनरल टर्म देख के पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कर रहे हो यार, बिल्कुल सही कर रहे हो। चलो, मजा आया आज, रियली मजा आया। तुम लोगों ने बहुत अच्छे जवाब निकाले और मुझे खुशी है कि बहुत सारे बच्चों को कुछ नई बातें सीखने को मिली और बहुत सारों को चैप्टर से जो डर था वो भी खत्म हो गया। गुड 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 गुड, डन डन डन। कल अपनी क्लास होगी 9 से 10:30। अपन शायद कल की क्लास अपनी क्या है, कल की क्लास है शायद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है शायद, मुझे याद नहीं। एनीवे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल मीन्स में अब मैं थक चुका हूँ। अब मुझसे और कोई सवाल मत पूछो, ठीक है? थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में रियली मजा आया। आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, अच्छे सवाल, जेन्युइन डाउट भी पूछे। मुझे उनका एक्सप्लेनेशन देने में भी मजा आया। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। कल फिर से अपनी क्लास होगी, कल मिलेंगे, लेकिन कल क्लास होगी 9 से 10:30 बजे। कल मिलते हैं। एक बार आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैं दोबारा ये आपको सुना देता हूं जो आप कह रहे हो बार बार। समझाना तू, ठीक है? समझाना तू। अब तो ठीक। चलो, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट, टेक केयर। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.